नमस्कार साथियों। आज आज हम पढ़ रहे हैं दैनिक जागरण का 30 नवंबर 2023 के न्यूज को। दैनिक जागरण के इम्पोर्टेंस के लिए आपको बता दूं, पर दोहरा दूं कि दैनिक जागरण का इम्पोर्टेंस हमारे लिए तब हो जाता है जब हम आंसर राइटिंग करते हैं और आंसर राइटिंग में हमारे पास वोकैब नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो चलन में जो न्यूज रहती है, जो खबरें रहती हैं, से रिलेटेड हमारे पास जो है वोकैब शब्द नहीं होते। तो आंसर राइटिंग करने में बेनिफिट होता है, साथ ही साथ करंट अफेयर के लिहाज से इम्पोर्टेंस होता है, साथ ही साथ हमारी जो समझ है देश दुनिया के खबरों के साथ रूबरू होने की समझ, सोचने किसी भी खबर के मल्टी डायमेंशनल पक्ष है उसको समझने का जो क्षमता है उसका विकास होता है। तो दैनिक जागरण का इम्पोर्टेंस इस सभी पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंस होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं दैनिक जागरण का। एक लास्ट रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वे लोग जरूर अपने दैनिक जागरण को अपने डेली शेड्यूल, पढ़ाई के शेड्यूल में इंक्लूड करें, क्योंकि जिनका हिंदी और इंग्लिश दोनों कमजोर हो, इंग्लिश जो है, इंग्लिश के लिए दैनिक द हिंदू और हिंदी के लिए दैनिक जागरण जरूर समय दें, लगभग आधा एक घंटा जरूर टाइम दें इसको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 साल से क्या कर रहे थे राज्यपाल। तो 3 साल तक कोई बिल पेंडिंग राज्यपाल ने रखा। तो राज्यपाल के बारे में हम बेसिक अगर जानकारी कॉन्स्टिट्यूशन डालें तो 153 से लेकर 167 तक, 167 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि हर राज्य के लिए अलग-अलग जो है, हर राज्य के लिए प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 में कहा गया है कि दो राज्य के लिए भी एक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। आर्टिकल 155 में जो है राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, और साथ ही साथ 156 में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वो अपने पद पर रह सकता है। हालांकि उसका कार्यकाल 5 साल का रहता है, लेकिन राष्ट्रपति जब जब चाहे वो हटा सकता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। और साथ ही साथ 156(2) में जो है वो अपना जो है त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते। ये जो है राज्यपाल संबंधित आर्टिकल है। आर्टिकल 157 में जो है राज्यपाल की अर्हता के बारे में कहा गया है कि राज्यपाल को 35 साल का होना चाहिए और साथ ही साथ इंडियन होना चाहिए, और जो भी योग्यता होने किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं होना चाहिए, ऐसा अर्हता 157 के तहत है। 164 आर्टिकल 164 के तहत, आर्टिकल 164 में राज्यपाल जो मुख्यमंत्री करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ऐसा है। और 139A में 139A जो है, इसमें कहा गया है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, ऐसा उल्लेख किया। आर्टिकल 161 में जो है राज्यपाल का जो क्षमादान की शक्ति, 161 में क्षमादान की शक्ति किया गया है। तो राज्यपाल का जो हमेशा आर्टिकल चर्चा में रहता है, चर्चा का विषय रहता है, यही है। हमें जानना ये है कि आर्टिकल इससे रिलेटेड आर्टिकल क्या है। 200 के मुताबिक ये है आर्टिकल 200 कि राज्यपाल किसी भी जो राज्य विधानसभा के द्वारा पारित की गई बिल है उसको अपने पास रख सकता है, उसको होल्ड कर सकता है, या फिर उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद उसमें अमेंडमेंट
को संशोधित करके या बिना संशोधित किए अगर राज्यपाल को वापस भेजा जाता है, तो राज्यपाल उस बिल में साइन करने के लिए उसको उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाएगा। वो ऐसा करने का अधिकार होगा, वो बाध्य हो जाएगा उसको वापस करने के लिए, साइन करने के लिए। वो अपने पास नहीं रख सकता, ऐसा 2000 आर्टिकल 200 में कहा गया है। में कुछ आर्टिकल एल है जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल 2020 से लंबित है। 3 साल से राज्यपाल क्या कर रहे थे? तो अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वर्तमान राज्यपाल आर.एन. रवि ने नवंबर 2021 में पद संभाला है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणी थी कि क्या सामान्य तौर पर संवैधानिक कार्यों में देरी हुई है? तमिलनाडु सरकार का कहना था कि राज्यपाल को विधेयक वापस करते समय कारण बताना चाहिए था। उन्होंने बिना कारण बताए ही वापस कर दिया और इतना ही नहीं, और सिर्फ इतना लिखा कि मंजूरी रोक ली गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 के मुताबिक राज्यपाल या तो बिल को मंजूरी दे या रोक लें या फिर राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजें। उन्होंने पूछा कि क्या राज्यपाल बिल को दबाकर बैठ सकते हैं? सिंह ने कहा, कहीं नहीं, राज्यपाल के पास पॉकेट वीटो नहीं है। ये राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल था जो हमारे एग्जाम के पेपर 2 संबंधित लिंक कर सकते हैं जी, पेपर 2। और इधर हम चल सकते हैं। राजनीति में बढ़ती अस्थिरता, बढ़ती मूल्यहीनता। राजनीति में क्या मूल्य होना चाहिए? एक राजनीतिज्ञ को कैसे देश के हित, एक कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करना चाहिए, ये अभी की राजनीति में दिखती नहीं है। ये दिन ब दिन मूल्यहीन होते जाती भारतीय राजनीति। ये आर्टिकल जो है जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 से आप लिंक कर सकते हैं। अब आज जब भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, तब भारतीय राजनीति में मूल्यों की पुनर्स्थापना की भी आवश्यकता हो गई। चुनाव लोकतंत्र का पवित्र महोत्सव होता है। चुनाव जो है लोकतंत्र का पवित्र महोत्सव कहा जाता है, जिसमें जन भागीदारी की खास भूमिका होती है। कभी राजनीतिक प्रक्रिया जनाधार पर टिकी रहती है, तो जनता को अपनी इच्छा और अनिच्छा को आधार बनकर प्रतिनिधियों का लोक के स्थानीय स्तर पर चयन का अवसर मिलता है। साथ ही स्थानीय नेतृत्व का देश के उच्च स्तर पर सक्रिय नेताओं के साथ निरंतर संवाद चलता रहता था। यह संवाद पारस्परिक और दोतरफा रहता था। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। धीरे धीरे इसके ढांचे में बदलाव शुरू हुआ और स्थानीय की भूमिका हाशिए पर जाने लगी। केंद्र या हाईकमान नियामक और निर्देशक की भूमिका के साथ स्थानीय स्तर पर विचार और योजनाओं के साथ ही नेताओं के चयन में भी अतिरिक्त रूप से सक्रिय होने लगे। जनशक्ति केंद्राभिमुख होती गई और केंद्र के दायित्वों का संयोजन नए तौर तरीकों से होने लगा। इस बदलाव के जटिल परिणाम सामने आने लगे और सत्ता शक्ति के संतुलन की नई चाल ढाल दिखने लगी। नेताओं की निजी और स्थानीय भूमिकाओं और कार्य कुशलता को महत्व देने के स्थान पर केंद्रीय नेतृत्व की छवि बनने की शैली अपनाने अपनाने जाने लगी। केंद्र पर निर्भरता की नई राजनीतिक धारा ने शक्ति के वितरण की व्यवस्था को विश्रृंखलित कर दिया है। इसका परिणाम चुनाव में स्पष्ट रूप से दिखने लगा है कि इस तरह की हलचल के बीच संचार माध्यमों, विशेषतः टीवी और मोबाइल आधारित मीडिया प्लेटफॉर्म मोर्चा संभाल रहे हैं। कई बार जिम्मेदार ढंग से और आधे अधूरे तरीके से अनर्गल बातचीत के जरिए दुष्प्रचार की वाक्य सामान्य हो रहे हैं। एक दूसरे का चरित्र हनन आम बात होने लगी है। भाषा के स्तर पर संयम और प्रमाणित तथ्यों की जगह द्वेष और निराधार दावे सामान्य हो गए हैं। अब चुनावी रणनीति के राजनीतिक तेवर आकार बदल रहे हैं और उसकी संस्कृति का पूरी तरह से कायाकल्प हो चला है। चुनाव से थोड़े दिन पहले गहमा गहमी तेज होती है और अंतिम
कुछ दिनों तक हाईकमान अपने प्रत्याशी का ऐलान करता है। कई बार स्थानीय स्तर पर सक्रियता को अनदेखा कर कुछ अन्य कारणों से नए प्रत्याशी आजमाए जाते हैं। मजबूरी में ही सही 5 साल तक या उससे भी ज्यादा समय की पूरी खुली बिसरी जनता की सूध ली जाती है। चुनाव आते ही सभी राजनीतिक दल जादू का सपना पिटारा खोलते हैं और सारी की सोई हुई संवेदना जगाती हैं। आहत जनता को राहत देने के लिए कमर कसते हुए सभी राजनीतिक दल सुविधाओं की लंबी सूची तैयार करने में जाते हैं। बस की मुफ्त यात्रा, स्कूल, अस्पताल, नौकरी, कर्ज और खैरात में रुपए यानी जीने के लिए जो भी चाहिए में शामिल किया जाता है। चुनावी राज्यों में पुलिस द्वारा करोड़ों रुपए की जब्ती और शराब की आवाजाही आम बात हो गई है, जिनका कोई दावेदार नहीं मिलता। यह सब इसलिए होता है ताकि जनता को अधिकाधिक मात्रा में लुभाया जा सके। अब धन बल के जरिए वोट खरीदने की कोशिश होने लगी है। जन प्रलोभनों की यह आबो आबो-गरीब अजीबो-गरीब पेशकश यह सिद्ध करने के लिए मीडिया में खूब प्रचारित की जाती है कि ऐसा करने वालों जैसा लोक शुभेच्छु कोई दूसरा नहीं है। इस सिलसिले में विभिन्न राजनीतिक दल एक दूसरे से बढ़ चढ़कर जनसेवा की हुंकार भरते नहीं थकते हैं और सार्वजनिक धन संपदा लुटाने की घोषणा करते रहते हैं। बोली लगने के माहौल जैसी यह कवायद चुनी हुई सरकार के बजट की याद दिलाती है। अलादीन का चिराग न होने पर कमी सिर्फ यही रहती है कि नेतागण यह नहीं बताते कि इन खर्चों के लिए राजस्व और संसाधन का जुगाड़ कैसे होगा और यह सब कहां से आएगा। चुनावी आचार संहिता की काट निकाली जाती है। आचार संहिता अभी भी पर्याप्त प्रभाव नहीं दिखा पाती है, खास तौर से लुभाने वाली अपरिमित घोषणाओं के निजात पाने का फिलहाल कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। चुनाव की चर्चा में देश का भविष्य और देश की नीतियों से सवाल गायब रहते हैं। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर दोष मढ़ने को बेताब रहते हैं। तू मैं करते हुए बात बढ़कर व्यक्तिगत अपमान और लांछन पर आ टिकती। नेताओं का अभद्र अभद्र आरोप लगते हैं। सभ्य शिष्ट आचरण के भटक कर सही गलत प्रवाद फैक्टर बन जाते हैं। चुनावी दंगल में रैली, रोड आदि के आयोजन करते हुए राजनीतिक दल अपना दमखम दिखाने का स्वांग करते हैं। उस दौरान यातायात और जन सुविधाएं जरूर ठप हो जाती हैं। उल्लेखनीय है कि घोषित हो रही सुविधाओं का फौरी आकलन और आख्यान जनता को मुक्तखोरी की राह दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। वांछित उपेक्षित समुदायों के लिए आरक्षण का ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है और जातिगत आरक्षण का प्राविधान निरंतर व्यापक किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि संविधान की यह व्यवस्था अल्पकाल के लिए ही की गई थी। वोट बैंक की राजनीति को प्रश्रय देते हुए उसका विस्तार नाना प्रकार से बढ़ाया जाता रहा। भारत में जाति मुक्त समाज के लक्ष्य को जाति की सत्ता की तीव्र पुष्टि से प्राप्त करने की अनवरत चेष्टा के अक्सर विरोध बार-बार सामने आते रहे, परंतु समाधान के लिए ध्यान नहीं दिया जा सका है। राजनीति की पुष्टि से यह उम्मीद नहीं लगता और योग्यता और अवसर का तालमेल बिठाने की खरी रह जाती है। चुनाव चुनावों का आयोजन और उसके बाद सरकार बनना लोकतंत्र के खास उपकरण है, जिसका उपयोग लोकतंत्र को और लोक की गरिमा को सुरक्षित और संवर्धित करने के लिए होना चाहिए। देश के हित में समाज के विधान का कोई विकल्प नहीं है। राजनीति एक सेवा धर्मी उपक्रम होना चाहिए, जिसका दीर्घकालिक नियोजन आवश्यक है। सामान्य जीवन में इसके प्रति उदासीनता के भाव से राजनीति में हीनता के बढ़ावा दिया जाता है। आज भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। इस अवसर पर राजनीति में मूल्यों की पुनर्स्थापना जरूरी हो गई है। सभी अंशभागियों के लिए इस दिशा में विचार करना आवश्यक हो गया है। तो भारतीय राजनीति में अभी होता क्या है कि जब किसी भी राज्य में चुनाव स्टार्ट होता है, चुनाव रहता है, चुनाव का माहौल होता है, तो सभी राजनीतिक दल उस राज्य पर अपना पूरा ध्यान झोंक देते हैं।
फ्री का फ्री बीज बांटने के लिए तमाम योजनाएं लागू करते हैं, तमाम ऑफर दिया जाता है कि आप अगर हमें जिताते हैं, हमारी पार्टी को अगर विजयी बनाते हैं तो हम रोजगारी भत्ता देंगे, गैस सिलेंडर हाफ रेट करेंगे, बिजली बिल माफ होगी, मुफ्त बस किराया दिया जाएगा। ये सारी सुविधाएं जो है तमाम, जो 5 साल से जो किसी बंद बस्ती में रहती उसको अचानक जादुई पिटारा के रूप में खोला जाता है इन योजनाओं के साथ। तो क्या 5 साल से पहले ये राजनीतिक पार्टियां सोती रहती हैं क्या? और साथ ही साथ जो आचार संहिता लगती रहती है तो सभी पार्टियां एक दूसरे की निंदा, किसी पार्टी की नहीं, आजकल व्यक्तिगत रूप से जो है उस पर निंदा करने में आमादा होते हैं और अपनी राजनीतिक जो दायित्व है उसको भूलकर अपना व्यक्तिगत दायित्व निभाने में, आलोचना करने में समय व्यतीत करते हैं। अपना राजनीति का एक परम धर्म होना चाहिए सेवा धर्म, जो कि सेवा धर्म को आज भारतीय राजनीति भूलती जा रही है। सेवा धर्म को भूलकर एक ऐसी राजनीति में प्रवेश कर रही है जो कि कहीं से कहां तक स्वार्थी राजनीति के रूप में दर्शित हुई। तो ये भारतीय राजनीति का एक दमखम चेहरा है। वास्तविकता भारतीय राजनीति में क्या होनी चाहिए, लड़कियों की शिक्षा से सामाजिक क्रांति कैसे आ सकती है, इस बारे में आर्टिकल है जी पर सोशल जस्टिस, पेपर 2 सोशल जस्टिस से आप इसको लिंक कर सकते हैं। और राजनीतिक पार्टियों के बारे में आप जी पर ये पेपर 2 हिजाब, घूंघट, दहेज, 3 तलाक और दुष्कर्म की घटनाओं के बीच अच्छी खबर यह है कि लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं। हाल ही में खबर के अनुसार दक्षिण भारत में आईआईटी में लड़कियों की संख्या पिछले 5 साल में 19% से बढ़कर 26% पार कर की गई पार की गई है। यह किसी सामाजिक क्रांति से कम नहीं। कुछ साल पहले तक लड़कियों को विशेषकर लड़कों के मुकाबले कमजोर मानकर गणित की बजाय होम साइंस पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था। आज स्थिति बदल रही है, लड़कियां विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भी अपना दमखम साबित कर रही हैं और कई बार तो लड़कों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं। स्पष्ट है कि सरकार ने उन्हें मौका दिया है और सही समय पर कदम उठाए तो परिणाम सामने हैं। 2014 में आईआईटी में लड़कियों का प्रतिशत सिर्फ 14 था, 18 में बढ़कर 17% अब 20% हो गया और नतीजतन 2017 में आईआईटी में लड़कियों की संख्या 995 थी, वहीं मौजूदा समय में 3411 हो गई है। आने वाले वर्षों में संख्या और भी बढ़ेगी, इसमें भी और भी तरक्की। वही समय दक्षिण के राज्यों में ज्यादा बेहतर है। दूसरे सामाजिक अध्ययन भी बताते हैं कि दक्षिण के राज्यों की प्रगति में महिलाओं की शिक्षा का विशेष योगदान है। यही बात उन देशों की प्रगति बताती है जहां महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। क्या के विभाजनकारी जाति के विभाजनकारी और अवैज्ञानिक विमर्श के बीच सामाजिक बराबरी और सौहार्द के लिए यह कदम ज्यादा सार्थक नहीं है। 21वीं सदी में भारत में सिर्फ जाति के भरोसे विकास और सच्ची बराबरी संभव नहीं है। आज देश में लड़कियों की शिक्षा के लिए उठाए गए कदम कदमों के बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। हाल ही में चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे अनेक महिला वैज्ञानिकों का योगदान रहा। युवा विज्ञानी पुरस्कार पाने वाले महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही। पिछले 100 वर्षों तक महिला वैज्ञानिकों में सिर्फ एक विदेशी मैडम क्यूरी का नाम देश के लोग जानते हैं, लेकिन अब विज्ञान के कई क्षेत्रों में भारत की महिलाओं का नाम भी दर्ज करा रही हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम तो पूरा देश जानता है। 2022 की परीक्षा में पहले 5 में 4 लड़कियां हैं, उससे पिछले 4 वर्षों में भी लगातार लड़कियां ही टॉप कर रही हैं। हर वर्ष सिविल सेवा परीक्षा में लड़कियों की सफलता लड़कों के मुकाबले कई गुना अधिक रहती है।
ज्यादातर राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम हो या सीबीएसई के रिजल्ट लड़कियों की सफलता का भविष्य की प्रति उम्मीद जगाती हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं कि महिलाओं की शिक्षा की ओर अग्रसर बढ़ रही हैं, जहां आईआईटी हो या फिर यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस या फिर सीबीएसई हो, सारे शिक्षण संस्थान हैं, इन सारे कमीशंस हैं। इसमें लड़कियों की भागीदारी, और न केवल भागीदारी बल्कि टॉप रैंक पर, टॉप 10 में जो है लड़कियों की उपस्थिति, यह दर्शाती है कि जो भारत में महिलाओं की स्थिति बढ़ती जा रही है, सुधरने की ओर अग्रसर है। और वे भी जो महिलाओं की जो भूमिका है समाज में, इकोनॉमी में, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, ये बढ़ने बढ़ने बढ़ती कगार पर है। जहां रक्षा सेवा दशकों तक महिलाओं के लिए बंद रही, उनके लिए दरवाजे भी अब खुल गए हैं। लगभग 10,000 महिला अधिकारी इस समय देश में तय तीनों सेनाओं में काम कर रहे हैं, लगातार है। और उसके बावजूद भेदभाव की खबरें भी आती रहती हैं। देश के कई हिस्सों में आज भी लड़कियों के साथ भेदभाव होता है। जहां लड़कों को कोचिंग में पढ़ने के लिए देश के दूसरे शहरों में अच्छा पैसा खर्च करके भेजते हैं, वही बेटियों के लिए कॉलेज तक मुश्किल से भेज पाते हैं। ऐसा भारतीय समाज में आज भी है, बेटियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे एज वी नो दैट वी आर द पेट्रियाटिक सोसाइटी, तो हम जो पितृसत्तात्मक सोच हमारी अभी भी जो है, कई कई समाज में, कई गांव, कई शहरों में देखा जा सकता है कि जो लड़कियों के साथ होता है, मुश्किल से कॉलेज तक नहीं पहुंच पाती और उनकी शादी कर दी जाती है। कानून व्यवस्था और सामाजिक कारण भी ऐसे इसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितने मानसिक स्तर पर समाज को बराबरी का अधिकार देना होगा। लगभग 10 साल पहले उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर दंगों के बाद सबसे बुरा असर लड़कियों की शिक्षा पर पड़ा था, और दोनों समुदायों ने लड़कियों को या स्कूल या कॉलेज भेजना रोक दिया गया था। कई ऐसे परिवार हैं जिनके बेटे तो इंजीनियर और आईएएस बन गए, लेकिन बेटियां उनको नहीं पढ़ाया गया और उस उम्र से पहले ही शादी कर दी गई। यह तस्वीर बदलना होगा। अब मौजूदा केंद्र सरकार भी महिलाओं के लिए संसद में 33% आरक्षण, जो लगभग 75 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको लागू करने की कवायद की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। यह कदम जो है सकारात्मक कदम है। ऐसे राजनीतिक कदम का संदेश दूर तक जाता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उसकी बहुत अच्छे परिणाम है। फिर भी भारत के लोकतंत्र में वह स्थान नहीं मिला है कि वे बेहतर हकदार हैं। महात्मा गांधी ने 1925 में जब सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष नामित किया था, तब तक महिलाओं की ऐसी बराबरी की बात यूरोप, अमेरिका और चीन भी नहीं होती थी। अभी भी राजनीति में जो महिलाएं सक्रिय, वे ज्यादातर राजनीतिक घरानों से संबंध रखती हैं। महिला शिक्षा के जरिए इस वंशवादी लोकतंत्र में भी बदलाव संभव होगा, लेकिन महिलाओं की सच्ची बराबरी के लिए अभी बहुत प्रयास करने होंगे। मौजूदा लोकसभा में भी महिलाओं का प्रतिशत मात्र 14 है, जो दुनिया में लोकतंत्र के पैमाने पर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। यूरोप, अमेरिका और कई देशों के संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% से भी अधिक है। अफ्रीका की रवांडा में संसद में 60% महिलाएं हैं। दुनिया के किसी भी देश में मानवीय आधुनिकता के संदर्भ में महिलाओं की बराबरी के पैमाने से ही आंका जा सकता है। इस मामले में जहां यूरोप, अमेरिका भर में अव्वल है, तो मुस्लिम देशों में महिलाओं की स्थिति बहुत निराशाजनक है। सरकार के स्तर पर महिला उत्थान के जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसमें पूरे समाज को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी, तभी महिलाओं की स्थिति तरह सुधर सकती है। न केवल राजनीति में बल्कि इकोनॉमी में भी इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी महिलाओं की भूमिका महती भूमिका हो जाती है। कि उनका जो कार्यशील बल को, उनकी इकोनॉमी को के द्वारा जनरेट किया गया जो कम है, उनको भी जो है समाज में ध्यान देने की जरूरत है। समाज में अपनी इकोनॉमी में बढ़ चढ़कर आगे आने की
जरूरत है। तो ये भारत का बदलता तस्वीर है जिसमें लड़कियों का दान सभी क्षेत्रों में, केवल शिक्षा में बल्कि राजनीति में, अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई। लेकिन अभी भी ऐसे अवेयरनेस अभी बाकी है, अभी जागरूकता फैलाना बाकी है। लड़कियां जो है लड़कों से कम नहीं, वे भी बराबरी कर सकती हैं, उनके कंधों से कंधा मिलाकर चल सकती। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट आर्टिकल, और हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल इधर गाजा में हो रहे हैं अटैक। अर्जेंटीना में राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, उसमें जीते, राष्ट्रपति चुनाव में जीते दक्षिणपंथी जेवियर माइली। दक्षिण जेवियर माइली की जीत हुई। जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना का लोकेशन अगर हम बात करें तो ये जो है दक्षिण अमेरिका में है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को जो है, अर्जेंटीना को इधर चिली और इससे बॉर्डर शेयर करता है, साथ ही साथ पेरू। ये वाले जो सेक्शन है ये अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना, और ये ब्राजील है, ब्राजील, और इधर यहाँ पे उरुग्वे। ये सारे बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये हमें देखने की जरूरत है कि अर्जेंटीना है क्या, वहां पे अभी राष्ट्रपति चुनाव है। तो मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्जेंटीना एक इम्पोर्टेंस होता है।